ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हमारी इस स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे मन का प्रभाव हमारे तन या मस्तिष्क पर पड़ता है, लेकिन हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आखिर ये मन है क्या, मन कार्य कैसे करता है और कैसे मन का मस्तिष्क के साथ गहरा संबंध है। अगर हम मन की बात करें तो मन को कई लोग चेतना, कॉन्शियसनेस, आत्मा अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो मन का एक मुख्य कार्य होता है, इस चेतन शक्ति का एक मुख्य कार्य होता है विचार करना। तो मन पूरे दिन विचार ही करते रहता है। आज से मैं कोई विचार नहीं करूंगा, ये भी एक विचार हो गया। तो मन विचार करना बंद नहीं कर सकता है, कम कर सकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है चेतना की, विचार करना या चिंतन करना। उसी प्रकार दूसरी एक शक्ति है जिसे हम कहते हैं बुद्धि, और बुद्धि का कार्य होता है निर्णय करना। ये काम करूं कि ना करूं, ये एपिसोड देखूं कि ना देखूं, ये भी कौन निर्णय लेती है? ये हमारी चेतना की शक्ति बुद्धि है, जिसका कार्य होता है निर्णय करना। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट शक्ति होती है जिसको हम कहते हैं संस्कार या आदत। तो कोई भी चीज़ अगर हम बार बार रिपीट करते हैं तो उस रिपीटेशन से हमारे संस्कार या आदतें बनती हैं। और इसलिए कहते हैं कि पहले मनुष्य आदत को बनाता है, बाद में आदत आदमी को बनाती है। तो ऐसे कहावत है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारी चेतना की ये तीन फैकल्टीज होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, जिसे कॉन्शियसनेस कहा जाता है। या कई बार इस सीरीज में हम इसे आत्मा शब्द ना देकर चेतना, कॉन्शियसनेस या मन के रूप में प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार मन का प्रभाव हमारे ब्रेन पर पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो पूरे दिन में हमारे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, और हमें ज़रूर ये याद रखना चाहिए कि जैसे हम सोचते हैं वैसा हमें फील होता है या एहसास होता है। अगर हम बहुत अच्छा या श्रेष्ठ चिंतन करते हैं तो अच्छी फीलिंग आती है। अगर हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं तो फीलिंग भी नेगेटिव आती है। तो प्राय देखा जाए तो पूरे दिन में हमारे लगभग 60 से 70 हज़ार विचार चलते हैं। उनको 4 श्रेणी में कैटेगराइज किया जा सकता है। हम संक्षिप्त में जानेंगे। पहला होता है पॉजिटिव थॉट्स, या जिसे कहते हैं सकारात्मक विचार, जो उस प्रकार के विचार जिसमें मोटिवेशन हो, उमंग, उत्साह हो, दूसरों के प्रति कल्याण और शुभ भावना हो, इसे हम पॉजिटिव थॉट कहते हैं। और जैसे ही हम पॉजिटिव थॉट्स करते हैं तो किस प्रकार की फीलिंग आती है? बहुत ही शांति और मोटिवेशन की फीलिंग आती है। तो हम विचारों पे भी ध्यान देंगे और कैसी फीलिंग आती है उस पर भी ध्यान देंगे। दूसरे जो विचार होते हैं वो होते हैं नेगेटिव विचार, जो बहुत बड़ी सहजता से हम जानते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया, मैं इसे बदला लेकर दिखाऊंगा, या मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव विचार के। और जैसे ही हम नेगेटिव विचार करते हैं, थॉट्स करते हैं, तो फीलिंग कैसी आती है? बहुत ही लो फीलिंग आती है। फिर जो तीसरे प्रकार के विचार होते हैं वो होते हैं सामान्य विचार या कॉमन थॉट्स, डे टू डे रूटीन के थॉट्स। ऑफिस जाना है, ब्रश करना है, स्नान करना है, तो उसमें जो फीलिंग्स जनरेट होती है वो लगभग न्यूट्रल टाइप की फीलिंग होती है, ना ही कोई पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। और चौथे जो प्रकार के विचार होते हैं जिसे हम कहते हैं व्यर्थ विचार या वेस्टफुल थॉट्स, जिसका वर्तमान से कोई कनेक्शन नहीं रहता है। या तो हम पास्ट के कुछ बातों को याद करते रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में कहीं ना कहीं हम व्यस्त रहते हैं। तो उस प्रकार के विचार को हम व्यर्थ विचार कहते हैं। और जब भी हम व्यर्थ विचार करते हैं फिर भी हमें कोई मोटिवेटेड फील नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लो ही फील होता है। नेगेटिव जितना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आत्मा की या चेतना की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं उसको डिप्लीट करता है। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के विचार, और इन विचारों के साथ कैसी हमें फीलिंग आती है, इस संबंध को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हम सच में अच्छा फील करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अच्छे विचार का निर्माण करना ही होगा, तभी हम उस अच्छी फीलिंग को मेंटेन कर पाएंगे। और अगर ये अच्छी फीलिंग लंबे टाइम तक रहती है तो इसे हम मूड का नाम देते हैं। कई बार हम कहते भी हैं कि हमारा मूड आज बड़ा ख़राब है, अब मेरा मूड बहुत अच्छा है। तो मूड एक प्रकार का इमोशनल स्टेट है जो लंबे समय तक कहीं ना कहीं व्याप्त रहता है। तो इस प्रकार हमने मन की कुछ फंक्शनैलिटी को समझा जो मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। तो इसी सिलसिले में मुझे एक रिसर्च पेपर की याद आती है जिसका टाइटल था अ वंडरिंग माइंड इज़ अनहैप्पी माइंड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च किया गया जहां जो वॉलंटियर्स थे उनको उनके पास आईफोन्स थे, सेल फोन्स दिए गए थे, उन पे ऐप इंस्टॉल किया गया था, और उन्हें बीच बीच में अचानक में जो है नोटिफिकेशन मिलता और उन्हें कॉल करके पूछा जाता कि इस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं,
या कैसा फील कर रहे हैं, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो पूरे दिन में कभी भी अचानक ये कॉल आता या नोटिफिकेशन आता और उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमें जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 47% ऑफ द टाइम लोग वर्तमान में थे ही नहीं, उनका मन कहीं ना कहीं भटक रहा था। वो जो भी काम कर रहे थे उनका मन उस काम में था ही नहीं। दे वर नॉट एंजॉइंग देयर वर्क। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब भी हम जो काम कर रहे हैं उसमें अगर हमारा मन वर्तमान में नहीं रहता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो व्यर्थ विचारों में घूमते रहता है। और जब मन में व्यर्थ विचार होंगे तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि जिस प्रकार का विचार होता है उस प्रकार के इमोशंस या भाव हमारे मन में जनरेट होते हैं। तो क्योंकि हमारा मन वर्तमान में नहीं है, कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज या फ्यूचर की एंजाइटी या चिंताओं में कहीं ना कहीं ग्रस्त है, तो उस वर्तमान के पल को भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है। इसलिए उन्होंने कंक्लूजन निकाला, अ वंडरिंग माइंड इज़ एन अनहैप्पी माइंड। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि मन को कहीं ना कहीं नियंत्रित करना या मेडिटेशन से कहीं ना कहीं उस पॉजिटिविटी के संकल्पों को बढ़ाना कितना आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे व्यर्थ विचार से माइंड में एक लो फीलिंग बनी रहती है और हम अपने आप को खुश महसूस नहीं करते हैं। यहाँ पे मेडिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मेडिटेशन हमारे मन को कहीं ना कहीं वर्तमान में फोकस रखता है और जो काम हम करते हैं उस वर्तमान के पल को हम एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ विचारों की बात चल रही थी, तो इस पर एक और रिसर्च किया गया और एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च है जिसे कहते हैं DMN नेटवर्क, अर्थात डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। ये ब्रेन की वो अवस्था है या ब्रेन का वो नेटवर्क है, ये तब सक्रिय होता है जिस समय हम कोई काम नहीं कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि शायद मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरा ब्रेन बहुत ही शांत है, लेकिन जिस समय हम काम नहीं कर रहे होते हैं फिर भी वैज्ञानिकों ने देखा कि हमारा ब्रेन का ये DMN वाला जो एरिया है काफ़ी एक्टिव है। ये एक प्रकार का ब्रेन का नेटवर्क है, सक्रिय है। सक्रिय क्यों है? क्योंकि हम बाहरी तौर पे तो हम शांत हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे मन में कहीं ना कहीं व्यर्थ विचार चालू है। कहीं ना कहीं माइंड वॉन्डर कर रहा है, भविष्य की तरफ भाग रहा है, या कहीं ना कहीं हम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। तो जिस समय हम ये सारी प्रक्रियाएं करते रहते हैं उस समय ब्रेन का ये DMN नोड काफ़ी एक्टिव रहता है और जिसका प्रभाव हमारे स्मृति के ऊपर, हमारे इमोशन पे पड़ता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तब उन्होंने पाया कि जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स होते हैं, जो लंबे समय से मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, उनका DMN एक्टिविटी काफ़ी कम हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी DMN की एक्टिविटी जो है काफ़ी डे बाय डे कम होती जाए, क्योंकि जैसे ही ये कम होगी तो हमारे मन के व्यर्थ विचार बहुत शांत हो रहे हैं। और क्योंकि हमारे व्यर्थ विचार बहुत शांत हो रहे हैं तो ब्रेन पर इसका बहुत ही बढ़िया प्रभाव पड़ता है। हमारी अटेंशन, इमोशन और स्मृति काफ़ी शक्तिशाली हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यर्थ विचार का ब्रेन के साथ क्या कनेक्शन है। अब ये तो केवल व्यर्थ विचार का ब्रेन के साथ कनेक्शन की बात हुई, लेकिन मेडिटेशन का हमारी आयु के साथ भी कनेक्शन है। और आप सोच रहे होंगे कहाँ आयु और कहाँ मेडिटेशन, ये कैसे हो सकता है? तो इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च किया गया। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिकाओं के अंदर DNA होता है और क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि DNA का एक गुच्छा है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि कैसे हमें अपने माता पिता से X और Y क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये जो क्रोमोसोम के जो टेल होते हैं या उसकी जो पूंछ होती है, उस हिस्से को टेलोमियर कहा जाता है। ये एक कैप नुमा आकार होता है, तो क्रोमोसोम की पूंछ को हम टेलोमियर कह सकते हैं समझने के लिए। और ये पाया गया है कि जैसे जैसे हमारी एजिंग प्रोसेस होती है, हमारा उम्र बढ़ता है, तो कोशिकाएं क्या होती हैं? डिवाइड होती हैं। अब जैसे ही कोशिकाएं डिवाइड होती हैं तो क्रोमोसोम बार बार यूज़ होता है, उसकी कॉपीज़ बार बार यूज़ होती है, जिससे टेलोमियर की जो लेंथ होती है वह घटने लगती है। तो इसका मतलब जिस व्यक्ति के क्रोमोसोम की टेलोमियर की लेंथ घटती जा रही है, उसका कहीं ना कहीं उम्र क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और ये देखा गया है कि जो लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स होते हैं, जो लंबे समय से मेडिटेशन का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं, उनके टेलोमियर्स, क्रोमोसोम की जो पूंछ होती है, टेलोमियर्स होते हैं, काफ़ी एलोंगेटेड या लंबे पाए गए हैं। और इसका कारण केवल मेडिटेशन नहीं, लेकिन सात्विक हमारी जीवन शैली भी इसमें अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी लाइफस्टाइल कैसी है
वो भी रोल प्ले करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हमारे विचारों का प्रभाव हमारे क्रोमोसोम के टेलोमियर पे पड़ता है। तो क्यों ना हम अपने ध्यान को इतना सशक्त और मजबूत बनाएं कि हमारे बॉडी में मौजूद क्रोमोसोम हैं ये एलोंगेटेड हो, इनकी लंबाई बढ़े, जिससे हम दीर्घायु का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार हमने जाना कि ध्यान या मेडिटेशन से कैसे हमारा मन शांत होता है और कैसे उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क और तन पर पड़ता है। और इतना ही नहीं, अगर हम अपनी आयु को दीर्घायु भी करना चाहते हैं तभी भी मेडिटेशन इसमें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा दे सकता है, लाभ पहुंचा सकता है। आने वाले एपिसोड में हम और भी योग के संबंधित रोचक बातें आपके समक्ष लेकर आएंगे। ओम शांति।